हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गए हैं। जो क्लास 12 का इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं टर्म 2 का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उनका स्टार्टिंग का चैप्टर है ये हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये लेक्चर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो लोग एनडीए या अदर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेसिकली मैंने दो लेक्चर में डिवाइड किया है क्योंकि लेक्चर काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वेरी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कवर कर लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बच जाएगा उसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो सिलेबस हमारा है उसमें इस चैप्टर से डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट का सिलेबस यहां से हटा दिया है, इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको भी उसी लेक्चर हम लोग कवर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में जो पार्ट हमारा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो आपको कवर हो जाएगा। मतलब ये मान लो कि आपका 80% पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पे कवर हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग 20% पार्ट है हमारा लेक्चर नंबर 2 में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हमारे पास में वेव क्या होता है। वेव क्या है? जैसे बोलते हैं कि वेव क्या है? वेव इज ऑक्सीलेशन, है ना। एक ऑक्सीलेशन है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करती है और अपने साथ एनर्जी को लेकर के जाती है। क्या लेकर जाती है बच्चों? अपने साथ एनर्जी और पावर को लेकर के जाती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अ वेव इज एनी डिस्टर्बेंस और ऑक्सीलेशन विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड विच कैरी एनर्जी, दैट इज विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि वेव क्या होता है। अ वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस और ऑक्सीलेशन दैट ट्रेवल थ्रू द मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वेव का जो मोशन होता है उसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और साथ में हमारा क्या होगा कि आपका मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर करे होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, और साथ में जो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है वो वेव मोशन में नहीं होता है। तो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या है हमारा? जीरो है। मतलब पार्टिकल ऑक्सीलेट तो करेंगे, है ना, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट करेंगे और वही बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेगा वेव को टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हमारा नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट आपका भी लिखा हुआ है, इट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर कोई नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बच्चों नहीं होता है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि वेव कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव? तो मेनली बच्चों दो तरह का वेव होता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है हमारा नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि मैकेनिकल वेव हमारा क्या होता है और नॉन मैकेनिकल वेव हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं एकदम सा सरल भाषा में कि जो मैकेनिकल वेव हमारा होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसको क्या होती है? मीडियम को की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वो फ्री स्पेस में मूव नहीं कर सकता, फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड द मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन। उसके प्रोपेगेशन के लिए क्या है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? दीज आर द वेव which does not require the medium for their propagation। जैसे आपका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन मैकेनिकल वेव वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता।
ठीक है। अब मैकेनिकल वेव का एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिकल वेव में जैसे आपका हो गया साउंड वेव। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, है ना, ये मैकेनिकल वेव होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेव में, आपका यहाँ पर सारा चीज मैंने बता दिया। तो वेव बेसिकली दो टाइप का है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव इट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है सब चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, सारा नोट्स, इसका पीडीएफ नोट्स लेक्चर का सारा शेयर हो जाएगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैकेनिकल वेव इट रिक्वायर्ड द मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन, इसको क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है फॉर दियर प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन, इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैंने बता दिया इट कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है ना। अब देखो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है हमारा साउंड वेव, वाटर वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स आर कांट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, है ना, मैकेनिकल वेव वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है। अब अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल वेव को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव है वो किसके बेसिस पे मैकेनिकल वेव का फर्दर सब डिवीजन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑक्सीलेशन, है ना, कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो कैसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो पार्ट में इसका डिवीजन किया गया है मैकेनिकल वेव का। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होते हैं जिसमें जो हमारा पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है वो क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है। जैसे साउंड वेव, साउंड वेव में क्या होता है, वेव इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है, वेव इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है, और पार्टिकल का जो मीडियम्स ऑफ द पार्टिकल है वो भी क्या हो रहे हैं, इस तरह से हमारा ऑक्सीलेट कर रहे हैं, वेव भी इधर ही प्रोपेगेट कर रहा है, तो इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिधर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उधर ही हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है और ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल क्या इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये क्या है हमारा, एक ट्रांसवर्स वेव होता है। क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया साउंड वेव, क्या हो गया बच्चों, साउंड वेव, इसमें लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इधर है, तो ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है। जैसे एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, और क्या है इसमें। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, विच आर ऑक्सीलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है, वो दोनों के ऑक्सीलेशन से परपेंडिकुलर है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो जिस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे हैं, जिस प्लेन में ऑक्सीलेट कर रहे हैं, उससे हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and time varying magnetic field oscillating perpendicular to each other, and these are also perpendicular to the direction of wave propagation। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field oscillating perpendicular to each other, and they are also perpendicular to the direction of wave propagation। यही कारण है कि हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब अगर क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा एक बार विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन हमारा जो है बच्चों, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन होता है वो बेसिकली ई क्रॉस बी वेक्टर से निकलता है। ठीक है, तो ई क्रॉस बी वेक्टर क्या देगा? ये देगा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। क्या देगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन देगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन देगा। और आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको पता होगा या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ हम लोग फिंगर को कर्ल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन निकलता है। तो ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ कर्ल करो फिंगर को, तो थंब जिस डायरेक्शन में होता है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई क्रॉस बी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज गिवन बाय ई क्रॉस बी, तो ई से बी की तरफ क्या करो, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो और थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा या थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो अब यहां पर देखिए ई क्रॉस बी, ई है वाई डायरेक्शन में, बी है जेड डायरेक्शन में, तो ई से बी की तरफ मैंने कर्ल किया फिंगर को, तो ई क्रॉस बी थंब किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है किधर प्रोपेगेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो आपको एक बार मैं विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, इधर ऊपर ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट कर रहा है और वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट कर रहा है और वेव प्रोपेगेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम लोग देख लें, ठीक है, कि आगे आगे नेक्स्ट क्या है इसमें, हाउ द एनर्जी प्रोपेगेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो चलो सबसे पहले हाउ द वेव प्रोपेगेट इन एनी वेव, पहले नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारा मैकेनिकल वेव होता है उसमें एनर्जी का प्रोपेगेशन कैसे होता है ना, कौन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाता है। और उसी तरह से नॉन मैकेनिकल वेव दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी का प्रोपेगेशन जो होता है वो बेसिकली कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि मैकेनिकल वेव जिसका कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज साउंड वेव। तो देखिए मैकेनिकल वेव में एनर्जी का जो प्रोपेगेशन होता है, एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे सपोज दैट मैं एक वर्ड बोलता हूं जैसे हेलो। ठीक है, तो मैंने एक जो वर्ड बोला तो उस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, वेव जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ बच्चों, वेव जनरेट हुआ। कौन सा वेव जनरेट हुआ, साउंड वेव जनरेट हुआ। ठीक है, लेकिन वो हेलो वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो वेव जनरेट हुआ है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी को लेकर के कैसे जा रहा है। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो हम लोग वर्ड जैसे हमने बोला हेलो, ठीक है, तो हेलो बोला तो क्या हुआ, वेव जनरेट हुआ। अब ये वेव जनरेट हुआ तो ये वेव क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ द फ्री स्पेस है या मीडियम है हमारा, ठीक है, उसको क्या करता है, हिट करता है, हिट करता है, उसके साथ कोलाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ऑक्सीलेट करने लगते हैं। जैसे ये हेलो बोला तो यहां से जो हेलो वर्ड निकला वो क्या किया, यहां से वेव निकला, साउंड वेव निकला। अब ये साउंड वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम को हिट किया, जिसके वजह से क्या हो गया, पार्टिकल ऑक्सीलेट करने लगे। और यही ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल क्या करता है, यही ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, इस वर्ड को, टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और यहां पर रिसीवर के पास में, यहां पर ये रिसीवर है और ये रिसीविंग एंड पे क्या होगा, इसको वर्ड ये सुनाई देगा। तो इस तरह से मैकेनिकल वेव में हमारा वेव का प्रोपेगेशन होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कैसे होता है बच्चों, जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट कर रहे हैं वही एनर्जी प्रोवाइड करता है उस पार्टिकुलर साउंड को टू ट्रेवल फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर हुआ? कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम। कौन प्रोवाइड करता है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ऑक्सीलेट जो कर रहा है वही एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। चलो, लेकिन अगर हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव की बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, इवन कि दे कैन ट्रेवल थ्रू द फ्री स्पेस। जब उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तब क्वेश्चन तो ये एराइज होता है कि जब उसको मीडियम की ही रिक्वायरमेंट नहीं है तो पार्टिकल्स तो है नहीं, तो पार्टिकल नहीं है तो आखिर कौन ऑक्सीलेट कर रहा है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी को, है ना, ट्रेवल करवा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि वहां पर मीडियम तो है नहीं, फिर एकदम वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, तो वहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम तो ऑक्सीलेट करेंगे नहीं, क्योंकि मीडियम का रिक्वायरमेंट है नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या नॉन मैकेनिकल वेव को। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है बच्चों? कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो किसमें होगा? वो बेसिकली ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होगा। वो आगे अभी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल एनर्जी कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपना एनर्जी कितना होता है। ठीक है, फिर टोटल एनर्जी डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये सारी चीजें भी इसी लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। बस आप वीडियो को एक बार देखते जाइए, इससे ज्यादा आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, इतना अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको एनसीईआरटी अब छूने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको इस लेक्चर से आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो बस लेक्चर को आप ध्यान से देखते रहें स्किप किए हुए, है ना बिना। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या है नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू वेव, दैट इज ई वेव एंड बी वेव, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशंस। तो भाई ई वेव के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन होगा और एक एच वेव के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू, सॉरी, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशन। ठीक है, दैट इज ई वेव इक्वेशन एंड बी वेव इक्वेशन। ठीक है, दैट इज ई वेव इक्वेशन एंड बी वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ई वेव इक्वेशन क्या है। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा था? वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर सफिक्स लगा दिया, क्या? वाई लगा दिया। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे और टी पे डिपेंड कर रहा है। तो ई ऑफ एक्स टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन है हमारा। ठीक है, यहां पर ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ई नोट रिप्रेजेंट कर रहा मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओमेगा क्या है? ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और एक्स क्या है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन को, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन को। अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन जो दिया हुआ है, प्लस माइनस साइन जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब है अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ना, अगर वहां पर क्या है? पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव इज, ठीक है, वेव इज ट्रेवलिंग या प्रोपेगेटिंग बोल दो, है ना, वेव इज ट्रेवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, उल्टा याद रखना। यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब वेव क्या है? प्रोपेगेट कर रहा है किसमें? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पर निगेटिव साइन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर निगेटिव साइन अगर यहाँ पर इक्वेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेव इज प्रोपेगेटिंग इन, वेव इज ट्रेवलिंग या प्रोपेगेटिंग, है ना, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, अब देखो यहां पर
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखो ई वेव इक्वेशन और एच वेव इक्वेशन में कोई तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता, वो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी मैं बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर ई वेव इक्वेशन और बी वेव इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा। साइन है यहाँ पर भी क्या है, साइन है, क्योंकि फेज डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। और ये ओमेगा टी प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, ठीक है। और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस के एक्स, तो सारा चीज सेम होता है, केवल ई नोट की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे, बी नोट से रिप्लेस कर दोगे, और वही हमारा क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर बी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, सो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन अभी मैंने बताया ई क्रॉस बी से हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक टर्म आया के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं, वेव नंबर, जो जिसका वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा, क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ जाएगा कभी कभी, तो के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है। क्लियर है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखो इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखो ई इक्वल टू हमारा जो ई वेव का इक्वेशन था, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब देखिए ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जरा, ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, है ना, 2 पाई अपॉन टी, टी क्या होता है टाइम पीरियड, प्लस माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, के का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 पाई बाई लेमडा, जिसको हम लोग वेव नंबर बोला, ठीक है। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन होगा तो टी बाई टी प्लस माइनस एक्स बाई लेमडा, है ना, 2 पाई, ठीक है, कॉमन ले लो टी बाई टी और प्लस माइनस एक्स बाई लेमडा, टी क्या है कैपिटल टी टाइम पीरियड है। उसी तरह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का बीजेड इक्वल बी नॉट साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई टी प्लस माइनस एक्स बाई लेमडा, एकदम आइडेंटिकल होता है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। केवल ई नोट को बी नोट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही चीज लिखा होगा कि हमारा जो ई नोट है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नोट रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू है बी नॉट, वो दोनों का रेशियो क्या होता है, सी के बराबर होता है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, है ना। तो ई नॉट बाई बी नॉट क्या होगा, इक्वल टू सी, और सी क्या होता है 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से क्या हुआ बच्चों कि यहां से ये पता चला कि ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट, इसका मतलब जो ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू से बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे पता चल जाएगा कि यहां पर एनर्जी लेकिन दोनों में क्या होगा, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो सेम होगा, 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है बात। सो ए नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। आराम आराम से पढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ बच्चों कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से जनरेट हुआ, कहां से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो होता पहला जो सोर्स होता है वो हमारा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट, वहां से हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जो लोग एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी क्लास 12th में ही हमारा जो ये पार्ट था टर्म 1 का सिलेबस में था एलसी ऑक्सीलेशन, तो एलसी ऑक्सीलेशन जो लोग पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में क्या होता है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है, और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में हाफ सी बी स्क्वायर। अब होता क्या है कि कैपेसिटर का
का चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहता है, उसी तरह इंडक्टर भी एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते रहता है। तो कैपेसिटर एक बार डिस्चार्ज हुआ तो इंडक्टर चार्ज हुआ, और इंडक्टर जब डिस्चार्ज हुआ तो कैपेसिटर चार्ज हुआ। तो इस तरह से एनर्जी का आदान प्रदान, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होते रहता है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, मतलब कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक में होते रहता है, और इंडक्टर का मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होते रहता है। सो वी कैन से दैट देयर इज ए इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर अकर। और वहां से बेसिकली क्या होता है, एलसी ऑक्सीलेशन से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो पहला सोर्स हमारा क्या हो गया, दैट इज एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट, वहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। और सेकेंड हमारा क्या है, एटॉमिक एक्साइटेशन, है ना। एटॉमिक एक्साइटेशन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं। जैसे कि मैंने एटम्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एटॉमिक एक्साइटेशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस किए हैं। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो 12th का एग्जाम होने वाला है, तो आप उस लेक्चर को जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों, एटॉमिक एक्साइटेशन में चलिए, एटॉमिक एक्साइटेशन में क्या होता है कि बाहर से हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को, ठीक है, तो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण एटम एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के कारण जो डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है तो वो एनर्जी गेन करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, मूव कर जाता है, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव कर जाता है। ठीक है, लेकिन फिर अगर वो हायर ऑर्बिट में मूव कर गया, ठीक है, तो पता चला कि दूसरे के घर में चला गया, तो मेहमानबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जाओगे दूसरे घर में, अनस्टेबिलिटी फील होगा, फिर आपका मन नहीं लगेगा, तो लगेगा कि फिर से मैं घर में वापस चला जाता हूं। ठीक है, तो वही हाल क्या है इलेक्ट्रॉन के साथ में। उसने एनर्जी गेन करके एक ऑर्बिट से दूसरे हायर ऑर्बिट में तो चला गया, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि मैं तो अनस्टेबल हूं, तो फिर से वो वापस आया अपने वही ऑर्बिट में, उतना ही एनर्जी लूज करके जितना उसने गेन किया था लोअर ऑर्बिट से उस हायर ऑर्बिट में आने में। तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को लूज करेगा, और वो एनर्जी लूज करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि वो जो वेवलेंथ निकलेंगे वो किस रेंज में निकलेगा, अल्ट्रावायलेट होगा या विजिबल होगा, है ना, ये सारी चीज हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा दो सोर्स हो गया। पहला क्या हो गया हमारा, दैट इज एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट, और सेकंड क्या हो गया हमारा, एटॉमिक एक्साइटेशन। ये दोनों से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग जो आपका एनर्जी डेंसिटी, मोमेंटम एंड इंटेंसिटी, है ना, एनर्जी डेंसिटी, मोमेंटम एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट लिखा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ में क्या है, एनर्जी लेके जाता है, एज दे ट्रेवल थ्रू द फ्री स्पेस, जैसे वो फ्री स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है बच्चों, एनर्जी लेकर के जा रहा है। ठीक है, सो ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड दिस एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी लेके जा रहा है उसमें क्या होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा ट्रेवल कर रहा है उसके साथ में क्या है, उसका एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो एज वी नो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन एलसी सर्किट। ठीक है, हेंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम कैपेसिटर एंड द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम्स फ्रॉम इंडक्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी होता है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और दोनों के ऑक्सीलेशन से हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो दीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ठीक है, एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन यहां पर पता ये चला
ठीक है कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं तो इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से आ रही है क्या पता, इन्फिनाइट से आ रही है, इन्फिनाइट पे जा रही है, तो उसका टोटल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो इन्फिनाइट आ जाएगा बच्चों। तो उस इन्फिनिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना कैलकुलेट करके हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं कि उसमें बेसिकली कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना है। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो सिंस द वेव कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इनफिनाइट, so rather we are talking about the total energy, we defined the energy density of electromagnetic wave। और ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक स्पेस में मैंने एक वॉल्यूम कन्फाइंड कर लिया और वो वॉल्यूम मैंने एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया। तो पूरे स्पेस में जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा स्पेस था, उसमें मैंने एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। और इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का हमारा जो लेंथ है, हमारा सिलेंडर का L है, और इसका हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका वॉल्यूम क्या है, V है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी टाइम t में टोटल हमारा जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसका पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी कंटेंट है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, सो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू टोटल एवरेज इक्वल टू कैपिटल यू टोटल एवरेज अपॉन वॉल्यूम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एवरेज एनर्जी और डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई वेव। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ई वेव का एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई वेव। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो ई वेव का एनर्जी वो कहां से आया, वो बेसिकली कैपेसिटर से आया। वो कहां से आया, कैपेसिटर से आया। इसलिए हमने क्या किया, एक सिंपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारा है, ठीक है, इसका प्लेट एरिया A है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना है, D है। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों होगा क्या, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब देखो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कम्स फ्रॉम द कैपेसिटर, वो कहां से आया, कैपेसिटर से आया। अब कैपेसिटर से आया तो पहले हम ये देख लेते हैं ना कि जो हमारा कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितना होता है। आपको पता ही होगा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज इक्वल टू हाफ CV², है ना, वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है ना। So the electrical energy stored in the electrical energy stored in the capacitor, है ना, ये क्या होता है हमारा, that is UE इक्वल टू हाफ CV²। ये क्या होता है, हाफ CV², है ना बच्चों। देखो अब यहाँ पर क्या होता है हमारा V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ये दोनों प्लेट के बीच का क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है ये। चलो अब यहां पर आपको पता होगा कि जो हमारा dV इक्वल टू क्या होता है, -E.dr होता है। -E.dr और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसके कारण वो नेगेटिव साइन आता है। खैर उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ पर सिंपली आपको ये देखना कि V इक्वल टू क्या होगा हमारा, E/D होगा, V इक्वल टू E/D होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर V का वैल्यू हम रख देते हैं, V का वैल्यू क्या हो गया, E/D हो गया। तो V इक्वल टू E/D हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, E²D²। ठीक है, और C का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का वैल्यू क्या है, होता है C इक्वल टू होता है हमारा ε0A/d, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। उसका वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, C का वैल्यू। अब C का वैल्यू आप जब रख दोगे कितना, ε0A/d और इंटू E²/D², यहां से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ ε0 और इंटू A/d। अब देखो एरिया ऑफ द प्लेट और इंटू D, ये क्या देगा, पूरे इस
स्पेस का वॉल्यूम दे देगा, है ना। तो ये वॉल्यूम दे देगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये एराइज होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो टाइम वेरिंग था, उसका तो कोई फिक्स वैल्यू इस तरह से है नहीं, ठीक है। तो यहां से ये इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस माइनस क्या है हमारा के एक्स, ये इक्वेशन ऑफ ई वेव है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ई तो हमारा हर टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो इसका कौन सा वैल्यू लें इस एनर्जी डेंसिटी में, तो इसका बेसिकली कौन सा वैल्यू ले लिया गया, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी में जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ई का वैल्यू देखोगे तो ई का वैल्यू क्या होता है हमारा साइनसोइडल के लिए ई नॉट अपॉन रूट टू होता है ना, ई नॉट अपॉन रूट टू होता है। तो आगे चलते हैं। तो यू एवरेज कितना निकला, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई आर एम एस का वैल्यू कितना हो गया, ई नॉट बाई रूट टू। तो यहां से हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया, 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी कंट्रीब्यूटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी किसमें होता है, इंडक्टर में होता है। तो मैंने एक सिंपल सा इंडक्टर ले लिया। अब इंडक्टर में आपको कुछ टर्म बता दूं, ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आर इसका क्या हुआ, रेडियस ऑफ ईच टर्न, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, और यहाँ पर साई भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसके साथ कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, n टाइम्स ऑफ फाइव बी, और फाइव बी क्या है कि एक टर्न के साथ में कितना लिंक किया है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो n इंटू फाइव बी, और यही हमारा क्या होता है, l इंटू आई होता है। अब n इंटू और फाइव क्या होता है बच्चों, b डॉट ए, ठीक है, b डॉट ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा n इंटू म्यू नॉट। अब देखो b क्या होता है हमारा, मैंने बताया था सोलेनॉइड में कि b का वैल्यू क्या होता है हमारा, उसके एक्सिस पर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई हो जाता है, और इंटू ए, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n का वैल्यू कैपिटल n अपॉन l रख दोगे तो आ जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई, जो कि l इंटू आई के बराबर है। तो यहाँ से i और i क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो l का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, l इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ से इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, वो सबको पता होता है, दैट इज हाई हाफ एल आई स्क्वायर, कितना होता है बच्चों, 1/2 इंटू एल आई स्क्वायर। तो 1/2 और एल का वैल्यू यहां पर रख दो, जो हमने निकाला, कितना निकाला था, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल इंटू आई स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, 1/2 म्यू नॉट इंटू, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन के जगह पर क्या रख सकते हो, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या रख देंगे, ठीक है, दैट इज एन अपॉन एल, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ पर हमारा जो कैपिटल एन का वैल्यू है, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कैपिटल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन का वैल्यू क्या हो, एन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एन स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रख दो, तो इसका वैल्यू जब रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल, एल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बच जाएगा ऊपर एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बनाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो यू बी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और एल इंटू ए क्या दे देगा हमारा वॉल्यूम, है ना। सो एनर्जी टोटल मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/2, और ये म्यू नॉट इंटू एन आई क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई होता है हमारा क्या बच्चों, दैट इज बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, बी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। तो अगेन यहाँ पर भी बी क्या है, किसमें है, आरएमएस में है, बी क्या है, उसका आरएमएस वैल्यू लेंगे, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज बी नॉट बाई रूट टू, तो बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाई 4 इन म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी
इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना हो गया बी आर एम एस का होल स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ठीक है, अब यहां पर देखिए यूई एवरेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूई एवरेज का वैल्यू कितना आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस इक्वल टू कितना हो गया हमारा ई आर एम एस का वैल्यू हो गया हमारा ई नॉट बाई रूट टू, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो ये आ गया 1/4 ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। उसी तरह से हमारा क्या हो गया यूबी एवरेज इक्वल टू बी आर एम एस का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट, तो यहाँ से बी आर एम एस कितना होता है बी नॉट बाई रूट टू, इसका वैल्यू रखोगे तो बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। ठीक है, अब यहां पर क्या मैंने बताया कि देयर इज ए इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी के बराबर होना चाहिए। अब उसको प्रूफ भी कर देते हैं, चलो आगे प्रूफ भी कर देते हैं, इसको बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। सो प्रूफ दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए जरा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर ना। ठीक है, ये हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर है ना, ये हमारा आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहां पर देखो जरा अगर हम लोग बात करें क्या ई नॉट का, तो ई नॉट का वैल्यू क्या होगा सी टाइम्स ऑफ बी नॉट होगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ई नॉट बाई बी नॉट हमारा जो होता है वो क्या होता है सी होता है, सी होता है। तो हम लोग ई नॉट का वैल्यू क्या बोलेंगे, जो हमारा ई नॉट होगा वो क्या होगा सी टाइम्स ऑफ बी नॉट होगा। ई नॉट का वैल्यू क्या होगा सी टाइम्स ऑफ बी नॉट रख दो, ई नॉट इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट का होल स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू बी नॉट स्क्वायर है ना। और सी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सी स्क्वायर होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और का क्या करोगे क्योंकि सी का वैल्यू क्या होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया तो कितना बच गया हमारा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो यहाँ से क्या पता चला, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, ठीक है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज यूबी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यूबी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये फैक्टर बेसिकली 1/4 है, ये क्या है हमारा फैक्टर 1/4 है। यहाँ पर करेक्शन कर लो 1 कितना है, ये 4 है। ठीक है, अगर ई नोट के बी नोट के फॉर्म में रखोगे तो 1/4 होगा, दिस इज 1/4 है ना, ये 1/4 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा दैट इज 1/4। ठीक है, बी नोट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नोट। क्लियर बात, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, सो ई नोट बाई बी नोट बाई सी, तो इक्वल अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों एनर्जी डेंसिटी को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वहां से निकल जाएगा हमारा टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सो यू एवरेज इक्वल टू यूई एवरेज प्लस यूबी एवरेज है ना। अब यूई एवरेज कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। अब ये दोनों को ऐड कर दोगे, हम लोग पता है ठीक है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बराबर होता है, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, देखो इसके जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, अगेन 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, दोनों बराबर है आपस में, तो ये आ जाएगा हमारा क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। और यहाँ पर टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर रखोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके एनर्जी डेंसिटी में, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना, ई नॉट को रिप्लेस कर दो बी नॉट से, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो किससे 1/म्यू नॉट से रिप्लेस कर दो। आपको ये चीज याद रखना केवल, ठीक है।
कि केवल क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है तो ई नॉट को रिप्लेस करो बी नॉट से और एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो 1/μ0 से। ठीक है, और इसी तरह से ये गुरु मंत्र है। यहाँ पर आपको अगर ई वेव इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बी वेव इक्वेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, ई को रिप्लेस करो बी से, ई नॉट को रिप्लेस करो बी नॉट से और एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो म्यू नॉट से। एक इक्वेशन याद है, दूसरा इक्वेशन ऐसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये हमारा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी क्या है। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी को डिफाइन करें बेसिकली बच्चों, तो इंटेंसिटी क्या होता है? सो इंटेंसिटी डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या डिफाइन होता है? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। सो जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। अब ये इसका यूनिट क्या होगा? जूल, है ना। एरिया का मीटर स्क्वायर और टी का सेकेंड हो गया, तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया? वाट, ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसका यूनिट क्या होगा इंटेंसिटी का? वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा। तो यहां पर आपको पता है, देखो कि इंटेंसिटी क्या होता है हमारा U अपॉन A इंटू टी, है ना। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो U, अब देखो यहाँ पर U और यहाँ पर एरिया इंटू टाइम, हमने क्या किया? L/L से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? नीचे हो गया लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हम मेरा आ गया और यहाँ पर ऊपर क्या है? L है और नीचे क्या है हमारा? T है। अब बताओ L क्या होगा? L क्या होगा? ये टोटल लेंथ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर, है ना, इस वॉल्यूम में। तो L इक्वल टू क्या होगा? C इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू टाइम, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, यहाँ पर T इक्वल टू 0 पे इंटर किया, T इक्वल टू T पे यहाँ पर लीव किया। ठीक है, तो L का वैल्यू क्या हो गया? CT कैंसिल, तो I इक्वल टू कितना हो गया? और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? U टोटल एवरेज को, और इंटू C। तो आपको याद रखना है I इक्वल टू UC, IUC। I मतलब इंटेंसिटी, U मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी, कौन सा? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना होता है हमारा? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर बोल लो, या फिर बोल लो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना, दोनों का फॉर्म में। और ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बीच में रिलेशन हो गया, दैट इज आई इक्वल टू यू इंटू सी, है ना। आई इक्वल टू यू इंटू सी, IUC, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर। अब इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा? पावर को रिप्रेजेंट कर रहा, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा, पावर पर यूनिट एरिया, है ना। अब पावर पर यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया? वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? I इक्वल टू P बाई ए, I इक्वल टू P बाई ए, ये रिलेशन हुआ। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर को, A क्या है? एरिया, I क्या है? इंटेंसिटी। अब देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है ना, एनर्जी डेंसिटी है, उसके पास क्या है? इंटेंसिटी है, तो उसके साथ में क्या है? मोमेंटम भी एसोसिएटेड है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू द स्पेस। अब कितना निकलेगा? अब देखो एनर्जी आपको पता होता है क्या होता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Hc बाई लेमडा, है ना, सबको पता है Hc बाई लेमडा। और H बाई लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है? H बाई लेमडा P को। आपको पता होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है? H अपॉन कितना होता है? H अपॉन P। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? H अपॉन P होता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? H अपॉन लेमडा हो जाएगा, H अपॉन लेमडा। तो H अपॉन लेमडा क्या हो जाएगा? स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इक्वल टू P इंटू सी, U दैट इज P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू U बाई सी, है ना, मोमेंटम इक्वल टू U बाई सी। ठीक है, ये U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या हमारा? टोटल एनर्जी, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और C क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
फ्री स्पेस, है ना। तो याद रहेगा U इक्वल टू पी इंटू सी, UPC, ठीक है। चलो अब यहां पर ये हो गया, दो चीज बताया, एक बताया IUC, एक बोला UPC, है ना। तो ये चीज दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। यहां पर P क्या है, मोमेंटम, वहां पर P क्या था, हमारा पावर था, है ना। चलो तो U इक्वल टू PC, तो P इक्वल टू कितना हो गया, मोमेंटम इक्वल टू U/C हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज आपको लिखने के लिए आ सकता है, जो इस बार 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3-4 ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट एनी 4 प्रॉपर्टी या एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो आपको याद रह जाए वो 3-4 प्रॉपर्टी आप वहां पर लिख देना, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द नॉन मैकेनिकल वेव, दे डोंट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन, उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर दियर प्रोपेगेशन, सो दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू द फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। पहला प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, उससे प्रोड्यूस होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मैंने बताया कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट करते हैं और विच आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E क्रॉस B, ठीक है। E क्रॉस B क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन का मतलब क्या हो गया कि उसी डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या लेके जा रही है, एनर्जी लेके जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन है, मतलब टोटल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी किधर प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा ऑक्सीलेशन हो रहा है वो सेम फेज में होता है, और सेम फेज होने का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि एक साथ दोनों जीरो पे जाएंगे, एक साथ दोनों मैक्सिमम पे जाएंगे, एक साथ दोनों मिनिमम पे आएंगे, ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा होता है देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एट इट ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड विच इज इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन या इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो यहां से हमारा दैट इज यू टोटल एवरेज इक्वल टू यूई एवरेज, यूवी एवरेज, दोनों का 50-50% पार्टिसिपेशन है हमारा। तो इसको हम डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ यूई लिख सकते हैं या 2 टाइम्स ऑफ यूवी लिख सकते हैं, है ना आपको। और यूवी और यूई पता है आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट कितना हो जाता है हमारा यहाँ पर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, ई नॉट बाई बी नॉट, ये दोनों के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ई वेव और एच वेव, ई वेव और बी वेव का जो हमारा पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये दोनों का रेशियो सी के बराबर होता है ना। सो ई नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हमारा आया था, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी आई इक्वल टू यू बाई ए इंटू टी, दैट इज पी बाई टी वाट पर मीटर स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, है ना, एच बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा और एच सी बाई लेमडा क्या था, यू था, तो इसके बीच में रिलेशन भी आ गया था, मोमेंटम, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो यू इक्वल टू पी इंटू सी, यू इक्वल टू पी इंटू सी। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय, और ये हो गया हमारा लेक्चर कंप्लीट। सो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक क्या मतलब, इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये दोनों ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।